बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक ही क्वेश्चन हमारे पास इस टेस्ट में मौजूद था और इसकी रिक्वायरमेंट थी prepare a note on investment property for the inclusion in GIC as a separate financial statement. So for the year ended 31st December 2020, ignore comparative figures. तो क्वेश्चन का स्टार्ट करना था हम लोगों ने 1 जनवरी 2020 से, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें ना तो मेंशन है नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट कि अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी और नॉन करंट एसेट है तो आपने नॉन करंट एसेट का नोट नहीं बना के देना। और ना ही उसने ये कहा कि नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर यहाँ पे होता ना कि नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बनाते, फिर अगर उसके साथ कोई और पीपी के एसेट्स वगैरह हमारे पास होते हम उसका भी नोट बना कर देते। फिर उसके लिए मेथड होता है कि आप चाहो तो एक ही कंबाइंड नोट बना दो। एक साइड पे आपके पास आ जाए नोट ऑन पीपी, दूसरी साइड पे आ जाए नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन बेस्ट होता है कि नोट ऑन पीपी को अलग रखो और नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग रखो। ये चीज डिपेंड करती है उस टाइम सिचुएशन क्या है, कि आपके पास उस क्वेश्चन से रेलेवेंट मार्क्स कितने हैं और आपके पास टाइम कितना है। हो सकता है कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तो आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड और डिस्क्रिप्शन एक ही रख सकते हो और ऊपर हेडिंग दे दो कि ये नोट ऑन पीपी है और ये वाला नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। वो टाइम सेविंग है और मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मौजूद है और मार्क्स भी अच्छे खासे हैं, 15+ पे हैं, तो कोशिश करें नोट ऑन पीपी अलग से बनाएं, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग से बना कर दें। ऑलराइट। अच्छा, यहां पर अब नोट ऑन पीपी के बारे में किसी किस्म की कोई डिस्कशन हम लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पूछा गया था। अब हम लोग जाएंगे, क्वेश्चंस को रीड करें। कहते हैं GICL acquires properties and develops them for diversified purposes। अभी तक हमें नहीं पता चला डाइवर्सिफाइड पर्पसेस मतलब खुद भी यूज कर सकता है, फॉर रेंटल्स भी हो सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकती है, फॉर सेल भी हो सकता है। तो अब हमें बताता जाएगा कि उसके पास वो प्रॉपर्टीज का यूजेज क्या है। कहता है रीसेल पर्पस है, लीजिंग, लीजिंग मुराद रेंटल्स, रेंट आउट करना, एंड इट्स ओन यूज। तो मतलब IS 2 से रेलिवेंट भी हो सकता है, IS 16 भी हो सकता है एंड IS 40 भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने ना तो 2 के बारे में कोई बात करनी है ना ही 16। हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। GICL applies the fair value model for इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि डेप्रिसिएशन से निकल गए हम लोग, कि किसी किस्म की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज नहीं करनी। फिर कहते हैं एंड कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे क्वेश्चन से इररेलेवेंट है। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए था कि अगर पीपी आ जाता है और हालांकि आपसे कहा गया कि नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और आप पीपी बनाएंगे तो लाजमी बात है आपको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हम मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो उसने कहा कॉस्ट मॉडल और आप लोग शुरू हो गए कॉस्ट मॉडल के ऊपर बनाना पीपी के नोट को। फिर कहते हैं द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग ओन्ड आर एज फॉलोज। क्या क्या डिटेल्स बता रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, कब हम लोगों ने इनको एक्वायर्ड किया, मतलब यहां से हमें उनकी कैमुलेटेड एप्रिसिएशन वगैरह का पता चल सकता है। दूसरा, उनकी यूजफुल लाइफ क्या है, कॉस्ट क्या थी, रेजिडुअल वैल्यू इन रुपीज मिलियन, फेयर वैल्यू एज ऑन 31st December 2020 एंड 2019 ये हमें गिवन है। देन अब यहां पर भी टेबल से हमें कुछ नहीं पता चला कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी IS 16 से रेलिवेंट है, IS 40 से रेलिवेंट है या IAS 2 से रेलिवेंट है। तो हमें लेकर आए अदर इंफॉर्मेशन में, और अदर इंफॉर्मेशन में अगर आप लोग देखें तो हर प्रॉपर्टी के बारे में अलग अलग उसने डिस्कस किया। जैसे प्रॉपर्टी ए के बारे में कहता है GICL had been trying to sell this property for the last
2 years. However, due to weak market, the directors finally decided to lease it with effect from 1 October 2020. हम लोग कौन से ईयर में मौजूद हैं? 2020 में मौजूद हैं। फिर देखें, when its fair value was rupees 120 million. अच्छा, इससे पहले जो आप लोगों को फेयर वैल्यूज मिल रही थी 31 दिसंबर 2019 पे मिल रही थी 150, 31 दिसंबर 2020 पे मिल रही है 100, और जिस दिन हमने इसको ट्रांसफर किया इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उस दिन इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 120। ऑलराइट, इससे पहले 1 अक्टूबर 2020 से पहले उसका जो पर्पस था फॉर सेल पर्पस था, और 1 अक्टूबर 2020 के बाद उसने उसको रेंटल आउट मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बना दिया। ऑलराइट, फिर देखें, कहते हैं प्रॉपर्टी भी, द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द टेनेंट्स ऑन 30 जून 2000। ये प्रीवियस ईयर के मिड की बात है, और कंपैरेटिव के बारे में तो हमने बात ही नहीं करनी थी। करंट ईयर में ये वाला इवेंट नहीं हुआ, ये कंपैरेटिव ईयर्स में हुआ था कि हमने अपने टेनेंट से ये बिल्डिंग वापस ले ली थी, मतलब उससे पहले रेंटल्स पर थी, उससे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब उनसे बिल्डिंग हम लोगों ने वापसी ले ली। वापस लेने का पर्पस क्या था? व्हेन द कंपनी शिफ्टेड इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी सी टू प्रॉपर्टी बी। अब सी को तो बाद में देख लेंगे, मतलब अभी तक ये बात समझ आई कि इससे पहले उनका हेड ऑफिस प्रॉपर्टी सी में था, वहां से शिफ्ट करके प्रॉपर्टी भी उनकी रेंट पर थी, उन्होंने रेंटल इनकम आ रही थी, उन्होंने उनसे वापस ली और अपना ऑफिस प्रॉपर्टी भी में लेकर आ गए। तो फिर ऐसा नहीं है जैसे अपने इस्तेमाल में लेकर आ गए हैं। जब अपने इस्तेमाल में लेकर आ गए हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनती है? नहीं, तो कहां जाएगी? IAS 16 में। तो हमारे क्वेश्चन से इररिलेवेंट, हमें इसके बारे में कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर ये ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर हो रहा होता तो मैं प्रॉपर्टी भी लिखता, क्योंकि ओपनिंग पे ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही थी, मैं ड्यूरिंग द ईयर इसका ट्रांसफर जरूर जाकर रिकॉर्ड करता। लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में था तो करंट ईयर में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, कहते हैं द फेयर वैल्यू ऑन द अबाउट डेट वाज रुपीज दिस। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी फेयर वैल्यू क्या थी, बात समझ आ गई। नेक्स्ट वन इज, व्हेन द हेड ऑफिस वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, कब कब 30 जून 2019, प्रीवियस ईयर, मतलब 30 जून 2019 से पहले ये IAS 16 था, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये जाती थी। ऑलराइट, उसके बाद यहां से हेड ऑफिस शिफ्ट हो गया, बी में चला गया, अब ये तो खाली हो गई। अब देखते हैं भाई इस बिल्डिंग आप लोगों ने क्या किया, तो क्या कहते हैं, कहते हैं इट वाज लीज्ड एट मार्केट रेट। तो जैसे उसने कह दिया लीज्ड, तो मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गई। ऑन द डेट ऑफ लीज द फेयर वैल्यू वाज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, और मुझे इसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो ओपनिंग होगा ना इसकी वो कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। एम आई राइट? कुछ जरूरत नहीं है। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां से फेयर वैल्यू मुझे मिल रही है 2019, 31 दिसंबर 2019 120, तो 1 जनवरी 2020 के लिए चाहे इससे पहले उसकी फेयर वैल्यू जो मर्जी थी, ओपनिंग तो 120 ही आना है ना, तो एज सच मुझे वो कैरिंग अमाउंट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी डी। अच्छा, अभी तक यहां पर देखें तो हमें पता चला कि प्रॉपर्टी ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बी हम लोग नहीं जिक्र करेंगे, प्रॉपर्टी सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी डी, द प्रॉपर्टी डी इज situated outside the main city and its fair value cannot be determined. It was rented to a government organization soon after the acquisition. भाई हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आपने वो रेंट पर किसको दी हुई है, लेकिन है तो रेंट पर ही। तो अगर रेंट पर है तो क्या पीपी में लेकर जाऊं? नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन मसला क्या आ रहा है, फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं, जब डिटरमिन नहीं कर सकते तो IAS 40 ने क्या कहा था,
कॉस्ट, तो क्या इसकी वजह से सारे कॉस्ट मॉडल पे जाएंगे? नहीं, बाकी अपनी फेयर वैल्यू पर ही रहेंगे, लेकिन इसने कॉस्ट मॉडल पे चले जाना है। लेकिन जैसे ही ये कॉस्ट मॉडल पर जाएगी तो ये डेप्रिशिएट भी होगी। तो अब हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो फेयर वैल्यू के ऊपर है उनको अलग से बनाओ और जो कॉस्ट मॉडल पर है उनको अलग से बनाओ, ऐसा नहीं है। नोट एक ही बनेगा, प्रॉपर्टीज लिखते जाओ, लेकिन जहां पर कॉस्ट और आप लोग फेयर वैल्यू लिख रहे होते हो उसके नीचे अब क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का पोर्शन भी बना दोगे। अगर ये प्रॉपर्टी ना आती तो हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं थी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, अब ये भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगी। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी ई। दिस प्रॉपर्टी इज एन office building comprising of 3 floors. After acquisition, 2 floors were rented out. On 1st November 2020, GICL established a branch office on the 3rd floor. Details of the cost incurred on acquisition are as follows. Purchase price given है, agents commission, registration fee, administrative cost allocation वो आ गई। टोटल हमारे पास 48 आ गया। अब यहां पर देखें तो उसके 3 फ्लोर्स थे, उसमें से एक फ्लोर वो अपने यूज के लिए रख रहा है और 2 फ्लोर्स को उसने रेंट आउट कर दिया। तो अगर 2 फ्लोर, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको आप लोग सेपरेट कर सकते हो तो आपने उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, IAS 40 में भी और IAS 6। लेकिन अगर आप उसको सेपरेट रिकॉर्ड सेपरेट नहीं कर सकते तो आपने देखना है सिग्निफिकेंट पोर्शन किसके पास है। जिसके पास सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा वो प्रॉपर्टी उसको क्लासिफाई कर दी जाती है। ऑलराइट, ये रूल पढ़ा था आप लोगों ने। लेकिन क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो फिर इसका एक फ्लोर लेकर चले जाएंगे IAS 16, जिसके बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, और रिमेनिंग 2 फ्लोर्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। इट मींस दैट प्रॉपर्टी ई भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था, अब आप लोग जाते इसके सॉल्यूशन की तरफ और सबसे पहले मुकम्मल एक फॉर्मेट के मुताबिक आप लोग ये लिख देते, कंपनी नेम, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज मिलियंस, ऐसे ही था ना। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी, अब देखिए मैंने बी की कोई बात नहीं की, तो कौन कौन सी, ए सी डी एंड ई, और साथ में टोटल, क्योंकि टोटल के बारे में मना नहीं किया था उसने, कंपैरेटिव के लिए मना किया था, टोटल के लिए नहीं किया था। अब जब इधर आएंगे तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करेंगे, बैलेंस एज एट। अब मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप एक ही साल के लिए उसे वर्किंग करके दे रहे हो ना तो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखो या ओपनिंग डेट लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये ज्यादा अच्छा है कि हम उसे बताएं बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2020। लेकिन अगर साथ में कंपैरेटिव्स भी हों तब डेट ना लिखा करें, तब बैलेंस ब्रॉड डाउन ही लिखा करें। ऑलराइट, अच्छा, जैसे ही हमने ये लिखा बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2020, उसके बाद इसमें एडिशन हो सकती है, लेकिन आप देखें मोस्टली केसेस में ट्रांसफर भी हो रहा था तो आपने ट्रांसफर अलग से लिख लेना है उसका। लेकिन ऐसे कोई डिस्पोजल नहीं हुआ था, ऐसे ही है ना। अच्छा, फेयर वैल्यू के ऊपर है तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस तो आएगा, तो आप लोगों ने फेयर वैल्यू गेन या लॉस लिखना है। जब फेयर वैल्यू पर लेकर जाते हैं तो क्या क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नहीं होता? मेरा पॉइंट पिक किया? क्या कहा? जब फेयर वैल्यू पर लेकर जाते हैं तो क्या क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नहीं होता? क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएट ही नहीं होता एसेट, तो क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन का रिवर्सल कैसे हो? ऑलराइट, अच्छा, फिर देखिए हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020। अब अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी डी ना होती तो सिर्फ मैंने इतना ही नोट बनाना था, सिर्फ कॉस्ट से रेलेवेंट में जाके चीजें लिखते था, मुझे क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन पे आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं प्रॉपर्टी डी को बिल्कुल इस नोट से ही अलग कर दूं। ओके, प्रॉपर्टी डी को इसी का ही पार्ट रखना है, लेकिन साथ में सिर्फ क्या करना है, अभी क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिखोगे, ओपनिंग आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस। क्यों? किसी किस्म का कोई डिस्पोजल ही नहीं था तो डिस्पोजल ऐसा लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है।
लिख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके हो गई बात। फिर आपके पास आ जाएगी ओपनिंग WDV, क्लोजिंग WDV, मेजरमेंट बेसिस वगैरह, एंड यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन मेथड। अब अगर आप लोग यूज कर रहे हो ना फेयर वैल्यू मॉडल ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये तो बता दिया करो कि फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई डेप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ क्या है। ऑलराइट, जब डेप्रिशिएट ही नहीं हो रहे फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर, तो ये चीजें बताने की जरूरत नहीं होती। कोई डाउट? चले, अब देखते हैं कि हमने इनकी वैल्यूज को किस तरह से लेकर आना है। अच्छा, यहां पर ना वैसे तो उसने आपको तमाम तर वैल्यूज बताई हुई हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। आपके पास पीपीई भी था, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी जो पीपीई में ट्रांसफर हो रही है, कुछ ऐसी थी जो पीपीई से ट्रांसफर हो रही है। तो ओपनिंग के लिए आपने ख्याल करना था कि ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किस किस का जाके लिखना है, इस चीज के लिए ज्यादा केयरफुल होना था। अब क्या करना है हम लोगों ने आकर, जैसे ही हम लोगों ने देखा अपना फर्स्ट एसेट प्रॉपर्टी ए, तो उसने प्रॉपर्टी ए के बारे में क्या कहा था कि भाई ड्यूरिंग द ईयर 1 अक्टूबर 2020 आप लोगों ने इसको ट्रांसफर किया था, कहां से? IS2 से, ऐसे ही है ना। और जिस दिन ट्रांसफर किया उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या है? मतलब साल के स्टार्ट में तो ये नहीं था, फिर ये एसेट था, लेकिन ये IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं था, ये उस टाइम पे इन्वेंट्री में था। ऐसे ही है ना। तो इसका ओपनिंग कुछ भी नहीं लिखोगे आप लोग, ऐसा ना हो कि आप लोग 120 इसका आके ओपनिंग लिख दो, ये ओपनिंग नहीं बनता ये। ऑलराइट, एडिशन भी नहीं है, क्योंकि एडिशन होता है कि जो एसिड आपके पास पहले ना तो IS2 में था, ना 16 में था, ना 40 में था, आपने बिल्कुल न्यू एसिड परचेज किया, वो एडिशन के तौर पर लेकर आया करो। ये तो एसिड आपके पास ही था, सिर्फ यूजेज को बदला है आप लोगों ने, तो ट्रांसफर की कैटेगरी रखा करो। क्लियर? तो आपने ये ट्रांसफर किया कहां से? IS2 से IS40 में। और हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था ट्रांसफर का, इन्वेंट्री से रेलिवेंट, कि इन्वेंट्री जिस दिन IS40 बनेगी, तो एट दैट डेट, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बिकम्स द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑलराइट, यही वजह है कि ट्रांसफर के डेट पर उसने आपको बता दिया कि हमारे पास इसकी फेयर वैल्यू 120 है। अब मुझे ये वाली वैल्यू कोई गर्ज नहीं है तो ओपनिंग पे उसकी फेयर वैल्यू क्या थी। गॉट इन? उस टाइम पे तो ये इन्वेंट्री था, हमें फेयर वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं थी। इन्वेंट्री थी तो उस टाइम पे हमें उसकी कॉस्ट और NRV देखने की जरूरत थी, फेयर वैल्यू कैसे देखने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? अब हम लोगों ने यहाँ पे 120 उठाएंगे और ट्रांसफर के लिए इधर लेकर आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट? अच्छा, फिर क्या हुआ? फौरन से इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था, इसकी फेयर वैल्यू को तो डिटरमिन कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने फाइंड करनी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम देखें भाई एट द एंड ऑफ द पीरियड इसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो आप 120 को 100 पे लेकर आएंगे, बैलेंस कैरी डाउन जाके रिकॉर्ड कर दो 100। तो यहां पर देखो क्या नजर आया, फेयर वैल्यू गेन या लॉस? लॉस है तो नेगेटिव में लिख दो 20 का, बस स्टोरी खत्म होगी प्रॉपर्टी है की। और फेयर वैल्यू मॉडल है तो नीचे डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं, ओपनिंग में कुछ नहीं था, और क्लोजिंग इसकी WDV आपके पास आ जाएगी 100, और फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर। एनी प्रॉब्लम? बी के बारे में किसी किस्म की कोई डिस्कशन करनी नहीं है हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि ये अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर मैं फिर से बता रहा हूं कि भाई अगर ये सारी स्टोरी हो रही होती 2020 में, तो मैं प्रॉपर्टी भी लिखता। तो मैं प्रॉपर्टी वैसे मैं आपको बता देता हूं कि सपोज अगर ये 2020 में होती ये सारी स्टोरी, तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी बी का ओपनिंग रखते हैं 210, प्रॉपर्टी बी का ओपनिंग रखते हैं 210, और फिर इसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने IS16 का पार्ट बना रहे हैं। तो जिस दिन हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू क्या है? ट्रांसफर करते 195 के साथ, ट्रांसफर करते, इससे पहले हमारे पास कितने पे रिकॉर्ड था ये? 210 पे, तो 210 से 195,
वैल्यू में डिक्रीज कितने का आया 15, फेयर वैल्यू लॉस के तौर पे रिकॉर्ड करना। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस नील आया। ये बात समझ आ गई है? ये कब करते, अगर 2019 की जगह पे 2020 होता तब करते, लेकिन अभी के लिए हम टोटली इग्नोर कर देंगे इसको। कोई इशू? ऑल क्लियर? चले अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी सी की तरफ। अच्छा, प्रॉपर्टी सी में क्या कहते हैं भाई, पहले ये हमारे अपने यूज में थी प्रॉपर्टी सी। 2019 30 जून 2019 हमने इसको रेंट आउट कर दिया, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। तो उस दिन उसकी जो मर्जी वैल्यू थी, अगर कंपैरेटिव बनाना होता ना तो मैं उस दिन की उसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड करता, क्योंकि उसने कहा कि जो उसकी कैरिंग अमाउंट है ना वही उसकी फेयर वैल्यू थी। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब फाइंड करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब मैं करंट ईयर में आ रहा हूं तो मैंने 30 जून 2019 की वैल्यू नहीं देखनी, मैंने कौन सी वैल्यू देखनी है, 31 दिसंबर 2019 पर इसकी क्या वैल्यू थी 120। तो 1 जनवरी 2020 तो क्या मैं 120 से नहीं स्टार्ट करूंगा इसको? तो सिंपली जाओ इसको 120 से यहाँ पे स्टार्ट कर दो। गॉट इट? कोई इशू? कोई एडिशन नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं ड्यूरिंग द ईयर। सिंपली क्या करना है, एट द एंड ऑफ द पीरियड इसका बैलेंस ये 150, तो 120 से 150 पर लेकर जाएंगे और 30 का फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? नेक्स्ट, अब जैसे ये भी फेयर वैल्यू पर हमारे पास मौजूद थी, तो अब क्या करेंगे, कोई कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं, ओपनिंग 120 लिख देंगे और क्लोजिंग 150 जाके लिख देंगे। डन जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डी। अच्छा, डी के बारे में क्या कहा था, सिचुएटेड आउटसाइड और वगैरह वगैरह, फेयर वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो फिर इसको कॉस्ट के ऊपर रखना पड़ेगा। तो देखिए भाई, इसके हमारे पास कॉस्ट क्या है 10, ड्यूरिंग द ईयर किसी किस्म का एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर, कुछ भी नहीं, क्लोजिंग क्या आएगा 10, जाकर अपने पास रिकॉर्ड कर लो, ओपनिंग एंड क्लोज। राइट? अब इसकी कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ेगी। किस तरह से? अब देखें, यूजफुल लाइफ भी 10 है, तो 10/10 इज इक्वल टू 1 million डेप्रिसिएशन ईच ईयर। लेकिन हमने इसको कब एक्वायर किया 1 जुलाई 2017 को, तो ओपनिंग पर पहले सबसे पहले लेकर आना है। तो ओपनिंग डेट क्या है हमारे पास 1 जनवरी 2020, ऐसे ही है ना, तो 20 तो शामिल नहीं होगा। 17 के 6 मंथ मतलब हाफ मंथ 17 का, 18 कंप्लीट 19 कंप्लीट 2.5 इयर्स, तो 2.5 इयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हो जाएगा 2.5 मिलियन। ओपनिंग जा, ये बात समझ आ गई? ओपनिंग जाके रिकॉर्ड कर दोगे 2.5, फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1, और क्लोजिंग आ जाएगा 3.5। ओपनिंग WDV 10 - 2.5 इज इक्वल टू, एंड क्लोजिंग WDV 10 - 3.5 इज इक्वल टू 6.5। राइट? किसी को डाउट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ई। अच्छा, प्रॉपर्टी ई के लिए देखें, टोटल हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये देखें 48 इन टोटल उसने कॉस्ट बता दी। कब एक्वायर की? ड्यूरिंग द ईयर। जब ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर की तो फिर ओपनिंग के तौर पर कुछ भी नहीं आना। अब देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने एक्वायर की तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। इसके लिए ना उसने आपको कुछ एक्स्ट्रा से इंफॉर्मेशन दी हुई थी, और वहां पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास वैल्यू बनेगी ये 48। उसने हमें बताया कि ये 48 कैसे आया, कहते हैं ये 48 इस तरह से आया। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? इसमें किसी किस्म का कोई डाउट? इसमें डाउट? क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। तो 48 नहीं आएगा, कितना आएगा 45 आएगा। और ये 45, ये बात अब क्लियर हो गई कि आपने 48 नहीं रिकॉर्ड करना, आपने कितना रिकॉर्ड करना है, 48 में से 3 लेस कर दो तो कितनी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। ये वाली चीजें कैपिटलाइज होती हैं।
ऑलराइट, अब ये 45 3 फ्लोर्स की कॉस्ट है, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितने हैं 2, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जाकर 30 की। अब ये ट्रांसफर नहीं है, ये एडिशन है। ऑलराइट, ये ट्रांसफर के सामने ना लिख देना, इसको लेकर आना एडिशन में, और एडिशन में हमारे पास आ जाएगा 30। किसी को डाउट? अच्छा नेक्स्ट देखें, उसने आपको फेयर वैल्यू बता दी एट द एंड ऑफ द पीरियड, द फेयर वैल्यू इज। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्लोजिंग 51 रख देना है, ये 51 3 फ्लोर्स की फेयर वैल्यू है, आप 2 फ्लोर्स के साथ डीलिंग कर रही हैं, तो आपने क्या करना है 51 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, तो 34 आंसर आ जाएगा आपके पास। Am I right? तो आपने क्लोजिंग बैलेंस जाके रिकॉर्ड करना है 34 का, 30 से 34 पे गए तो 4 का फेयर वैल्यू गेन, और किसी किस्म की डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग WDV नहीं होगी क्योंकि उस टाइम पे एसिड ही नहीं था, क्लोजिंग WDV उसकी फेयर वैल्यू आ जाएंगे। किसी को कोई डाउट? क्या आप लोगों को टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन अच्छे से समझ आ गई? किसी का कोई प्रॉब्लम वगैरह? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।